अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान फयाज वलाना और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको भी सलाम और सारे सुनने वाले दोस्तों को, देखने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। सर, पाकिस्तान में आज आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो आज़ादी ना हमें ईरान से अमेरिका की मर्जी के बगैर हम गैस ले सकते हैं, ना रशिया से तेल ले सकते हैं और ना फलस्तीनियों के हक में हम कोई मुजाहरा कर सकते हैं। तो फिर आज़ादी हमें किस चीज की है सर? सर आप तो ये बड़ी बातें कर रहे हैं फलस्तीन की और ईरान की। मैं कहता हूँ आप अपने घर से झंडा लेके निकल नहीं सकते, इसकी आजादी नहीं है, वो पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। आज आज उन्होंने आजादी के दिन कई लोगों को, आपने झंडा क्यों उठाया हुआ है, और पार्टी का अगर झंडा उठा लिया है तो फिर तो सीधा सीधा जेल। अच्छा। और अगर कोई उसकी इमरान खान की टी शर्ट बेच रहा है, यार इमरान खान की टी शर्ट दुनिया भर में लोग बेचते हैं, ये हर जगह का माहौल है, लोग पहन के आते हैं, पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के आते हैं, अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी, अपने लीडरों की, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। पता नहीं एक एसएचओ साहब थे, कौन थे वो, सामने ऐसे उन्होंने फैलाई हुई थी टी शर्ट जैसे कोई असला, उन्होंने पकड़ा पता नहीं कहां से और उसको दिखा रहे थे कि जी ये हमने पकड़ लिया, देखिए, और इनको जेल में डाल। किस किस्म की आजादी है ये? इसकी आजादी को कुछ सेलिब्रेट करने का टाइम है ये? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सेलिब्रेट कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक साल इन जालिमों ने, कातिलों ने और जाया कर दिया लूट मार करके, और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा ही है कि जी आप मुझे जेल में पकड़ रहे, 1 साल हो गए तो जी आप कहेंगे जी 1 साल हो गया, अगले 2 साल हो गए जी आप केक काटे जी 2 साल हो गए आपके ये क्या बात है? जेल में आप भागे, आजादियां आपकी सारी सल्ब है, आपको गर्दन से और सर से पकड़ा हुआ है इन लोगों ने, मारपीट और कत्ल वारत जारी है। दूसरा सर एक और है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह इस्लामाबाद में वो बलूचिस्तान से आई हुई खवातीन बैठी हुई हैं और वो पूछ रही है हमारा बाप कहाँ है, हमारा भाई कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है, हमारा हस्बैंड कहाँ है, और हम उनके सामने से बाजे बजाते हुए, झंडे लहराते हुए, तराने गाते हुए वहां से गुजरेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? फिर वो यही कहेंगे ना कि हमारा इनसे कोई तलक नहीं है, ये और पाकिस्तान है, हम दूसरा पाकिस्तान है, फिर हम वापस पहाड़ों वालों फरारियों के साथ जाएं, उनके साथ मिल जाएं, क्या करें? सर वो ये वाला टाइम जो है ना, वो कहेंगे ये टाइम बहुत पहले आ चुका, और वो कह चुके और वो कर चुके। उन्होंने इस बात को अब छोड़ दिया कि जी हमारा इनसे अब कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो ये समझ चुके। उन्होंने तो लिबरेशन आर्मी बना ली है यार जी, बलोच लिबरेशन आर्मी है, पता नहीं और कौन कौन सी लिबरेशन, और वो आके अटैक करते हैं आपके फौजियों पे। आपका पूरा बलूचिस्तान बंद है, आप दिन में अंडर कर्फ्यू निकलते हैं आपके फौजी कन्वॉय, और रात को शाम को कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, सड़कों में नहीं जा सकता। ये आपकी रेट है वहां पे गवर्नमेंट, और इसको आप कहते हैं कि जी हम मुल्क पे बड़ी बड़ी जबरदस्त हुकूमत कर रहे हैं और हमने बड़ी तरक्की कर ली और हमने ये कर लिया और वो कर लिया और आजादी सेलिब्रेट करें। काय की आजादी है? किस बात से आजादी है? ये आपके जो पुराने गोरे अंग्रेज जो चले गए, ये काले अंग्रेज तो उनसे भी ज्यादा गले सड़े हैं भाई इनसे आजादी कब मिलेगी? सर गुज़श्ता रात जिस तरह लोग कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, लोधरा, छोटे छोटे 350 शहरों में लोग सड़कों पे निकले हैं और बगैर किसी लीडर के निकले हैं। इससे एक और नहीं पता चलता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त ऑन ग्राउंड दस्तयाब क़यादत है, उन्होंने तो इमरान खान की जो कॉल थी, अपील थी, उसे पसे पुश डाल दिया था। वो बिल्कुल उन्होंने कोई जीरो एफर्ट किया है इसके लिए, लेकिन लोग खुद निकले हैं और लोगों ने झंडा भी पकड़ा है, मारे भी खाए हैं, डंडे भी खाए हैं, लेकिन लोगों ने इमरान खान के नारे भी लगाए हैं और आजादी भी मनाई है और इमरान खान की रिहाई के साथ साथ आवाज भी बुलंद की है। तो इससे क्या नजर आता है कि हम कौम जो है, कौम अब लीडर लेस भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है, और इनको समझ क्यों नहीं आती कि लीडर लेस कौम नहीं होती बल्कि रेवड़ होता है। ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले इसे रेवड़ में बदलने पे क्यों तुले हुए हैं इस कौम को? देखिए, जितने लोग निकले हैं और जितने लोगों ने सेलिब्रेट किया है और जितने लोगों ने इमरान खान के झंडे लेके सेलिब्रेट किया है, उन्होंने तो अपनी आजादी सेलिब्रेट की कि हम आजादी चाहते हैं, हमें आजादी है नहीं, मगर हम डिफाई करेंगे, डिफाइंस करेंगे, लड़ेंगे आपसे और हम आजादी चाहते हैं। उन्होंने ये प्रूव किया। आप बता रहे हैं कि जी शहरों में, गांव में, गली गली हर जगह ये हुआ। तो इनको ये एक इस्लामाबाद में एक परेड ग्राउंड में बैठ के अगर अपनी परेड कर लें और बैंड बजा लें
और वो लोगों को बुला के पैसे वैसे दे के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों मेरे ख्याल है इस पे खर्च इन्होंने किए होंगे। और वहां एक तकरीर कर दे आपके वजीर आजम साहब के, जी आपने इतना जबरदस्त काम किया, हम आपको एक और नया रॉकेट, क्या कहते हैं वो, रॉकेट फोर्स बना के देंगे। वो रॉकेट किस पे चलाएगी भाई? आम लोगों पे तो रॉकेट चल रहे हैं, जो रॉकेट चलाने थे वो एयरफोर्स ने चला दिए। उनको तकलीफ ये हो रही है कि जी एयरफोर्स को क्यों आप क्रेडिट दे रहे हैं। और इन्होंने, फौजियों ने तो कुछ किया नहीं, ना कोई फौजी हिला अपनी जगह से, ना टैंक हिला, ना कोई बंदा हिला, ना कोई जनरल हिला, ना सोल्जर हिला। तो इन लोगों ने तो और एयरफोर्स ने जो अपने काम कर दिखाया उसमें जो उनको मार पड़ी, तो फौरन फिर सीज फायर उन्होंने कर दी। ये सब खुश हो गए कि जी हम जीत गए, हम जीत गए। फौजी जीत गए? फौजी नहीं जीते, आपके एयरफोर्स वालों ने कर दिया। और वो भी सुना ये है, आप कंफर्म कीजिएगा, मैं भी कंफर्म कर रहा हूं कि जी ये मीटिंग जब इनकी क्रिटिकल मोमेंट था उसमें एयरफोर्स चीफ ने कहा कि जी हमें अब अगले 1 घंटे में अटैक करना है, आप माने या ना माने हम कर रहे हैं। और वो कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा। अगर ऐसा ही है तो फिर तो एयरफोर्स चीफ को आप बुला के शाबाश दे कि जी आपने हमारी इज्जत और जान बचा ली। इनको आपने फील्ड मार्शल किस खुशी में बना दिया सर? क्योंकि सर उन्होंने हमारे नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट रफीकी एयरबेस पे और सरगोदा एयरबेस पे अटैक कर दिया था इंडिया ने, और हमारे खड़े खड़े जहाज जो है तबाह होने का खदशा पैदा हो गया था। वो तो बर वक्त इन्हें इतला होगी तो उन्होंने जहाज ऊपर हवा में उठा लिए और बचत हो गई कुछ, लेकिन रनवेज खराब हुए, इनके जितने बाकी थे हैंगर वो तबाह हुए, नुकसान हुआ। लेकिन जवाबी हमला अगर ना करते तो उन्होंने फिर आना था दोबारा अटैक करने, और हमारा बचा कुचा माल भी उन्होंने तबाह कर जाना था। ये तो अच्छी मूव थी एयरफोर्स की। लेकिन आपकी बात ठीक है, शहबाज शरीफ साहब डंडे से डरते हैं, आईएसआई की फाइलों से डरते हैं, ऑडियो वीडियो से डरते हैं। उन्होंने शायद चोरी डाकू से डरते नहीं, डाके जो मारे उससे डरते हैं ना। अपनी फाइलों से जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो तो बहुत बड़े मामला है उनके। और एक और सर देखें, आप पेशावर से शुरू करें, आप कोयटा तक जाएं सर, हर शहर में हाउसिंग सोसाइटीज हैं, और हाउसिंग सोसाइटीज का अगर वहां से हिसाब किताब निकाला जाए तो 70 to 80% या नून लीग वालों की हैं या पीपल्स पार्टी वालों की हैं हाउसिंग सोसाइटीज। तो धंधा है, हर शहर में है, हर डिस्ट्रिक्ट में इनका धंधा है और इनके ही लोग हैं। अब उस पे अगर ये फाइलें खोलना शुरू कर देंगे हमारे आईएसआई वाले या नैब वाले या एस्टेब्लिशमेंट, तो इन्होंने तो फिर उनकी खुशामद करनी है शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने। देखिए ये जो अब इन्होंने जो ये रॉकेट फोर्स का ऐलान किया है, इसका मतलब अभी किसी को कुछ नहीं पता। एक मैंने तकलीफ सुन रहा था उनकी, उन्होंने कहा कि हम रॉकेट फोर्स का ऐलान कर रहे हैं, अच्छा जो हो गया। उसके बाद जो घंटे के बाद जो टिकर चल रहे थे उसमें चले रॉकेट फोर्स की कमांड नहीं बना रहे हैं। अच्छा। ये, हाँ जी, ये उसमें आ रहा था कि एक नई रॉकेट फोर्स की नई कमांड बना रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जी जो पहले रॉकेट फोर्स की कमांड थी या तो एयरफोर्स वाले होंगे या इन्हीं आर्मी वाले होंगे, और तो कोई नेवी वाले तो नहीं। एयर डिफेंस सर एक होती है, रेजिमेंट है बकायदा। एयर डिफेंस भी एयरफोर्स के अंदर ही होती है, कोई वो आर्मी के अंदर भी अपनी, इनका एविएशन एक विंग होता है आर्मी का, छोटे मोटे जहाज वाज वो चलाते हैं उड़ाते हैं, पायलट में भी होते हैं। लेकिन एक्चुअल एयर डिफेंस जो है वो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर्स और विंग कमांडर्स वो करते हैं। मेरे कई दोस्त मेरे साथ थे वो एयर डिफेंस में थे जी। तो वो अब उनसे या तो ये ले रहे हैं, छीन रहे हैं, या ये कि इनको एडिशनली आप दे रहे हैं कि जी आप भी अपने रॉकेट और लॉन्चर और मिसाइल वगैरह बनाएं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करें और फिर आप उसको इस्तेमाल करें। ये मतलब कोई इंटरनल पॉलिटिक्स मुझे लगती है, इसमें कोई सेंस मुझे नजर नहीं आ रहा कि जी ये इसका मिलिट्री सेंस में या आपकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस की कैपेबिलिटी में क्या फायदा हो, मुझे कोई सेंस समझ नहीं आ रहा। सर जी सर जी। रात को सर स्टेज आपने देखा, तस्वीरें आपने देखी, अब कोविड तो खत्म हो गया है लेकिन इन्हें क्यों सोशल डिस्टेंसिंग पे रखा हुआ था इन्होंने, काफी दूर थे आसिम मुनीर साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर सदर, तीनों को दूर दूर बिठाया गया था। पता नहीं आपस में इनका कोई बोलचाल का मसला था, चेहरे भी सारे अजीब से मतलब बनाए हुए थे, हवाओं में खलाओं में घूर रहे थे। शायद उन्हें पिंडी से, लाहौर से, कराची से आईबी के और आईएसआई के जरिए खबरें आ रही थी कि लोग ज्यादा सड़कों पर निकल आए, आप यहाँ बैठ के तराने बजा रहे हैं, कौम तो रोड पे आ चुकी है। शायद वो उस वजह से परेशान थे, या इनकी आपस में वाकई मियां नवाज शरीफ एंड जरदारी ने ये सोचना शुरू कर दिया है, जिस तरह आप कह रहे थे अपने पिछले प्रोग्राम में कि एक्सटेंशन अब नहीं मिलेगी। और फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद मियां साहब ने ये भी मैसेज पहुंचा दिया है कि जिस तरह काजी फायज ईसा को हमने कहा था कि वो एग्जिट हो रहा है,
ठीक है हमने तरमीम कर लिया है, लेकिन जब आपने हलफ उठाया था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त आपकी मुद्दत इतनी ही थी। अब नए जो चीफ जस्टिस आएंगे, ये अमेंडमेंट होने के बाद नई मुद्दत उनको मिलेगी। शायद ये मैसेज इन्हें भी पहुंचा दिया गया, आसिम मुनीर साहब को भी, क्योंकि जितने अनप्रिडिक्टेबल काजी फाइज ईसा साहब हैं, उससे शायद 10 गुना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल आसिम मुनीर साहब हैं, जिनका कुछ पता नहीं क्या करें। इधर एक लंच करके गए हैं, एक और डिनर कर गए, तो वापसी पे जाके पता नहीं जमीन नीचे के ऊपर कर देंगे, क्या करेंगे। तो वो शायद मैसेज पहुंचा दिया गया है कि आपके लिए ये नहीं है, ये नया आने वाले आर्मी चीफ के लिए होगा 5 साल। तो बिल्कुल आप ये बातें जो कर रहे हैं ये सारी ग्रे एरिया में है, ये पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना एरियाज ऑफ स्पेकुलेशन और अनसर्टेनिटी, और आप अपने अपना अंदाजा आप लगाएं, मैं अपना अंदाजा लगाऊं, और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। जी जो समझ मुझे आ रही है वो ये है कि जी ये जो शहबाज शरीफ साहब और जो नवाज शरीफ साहब ने जो मीटिंगें की हैं, जो जो पिछले दिनों जो अभी हमने भी उस पर ट्वीट किए और बातें बताई कि जी इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इनकी सीक्रेट रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि जी नोटिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देंगे या नहीं देंगे। ये जो एक चक्कर चला है कि जी इनके बारे में एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि जी ये दोबारा नवंबर में पॉलिटिकल लीडरशिप के रहमो करम पे आ गए हैं। यही इंप्रेशन है कि वो अगर साइन करेंगे तो होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये अभी क्योंकि अब चल रहा है अगस्त जी, और अभी नवंबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2-3 महीने हैं। ठीक है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को और इनके ऊपर ये प्रेशर आया कि यार इतनी जल्दी ये इन पे हमने प्रेशर इतना क्रिएट हो गया है, और ये पता नहीं आगे जाके क्या होगा, ये कहीं हमारा झटका ही ना कर दे इस पागलपन में जो जो जिस किस्म की बातें करते हैं। आसिफ मुनीर जाके अमेरिका में या बेल्जियम में, अमेरिका में कहा मैं पूरी आधी दुनिया को उड़ा दूंगा बेल्जियम में उन्होंने कहा कि जी मैं अल्लाह की रस्सी जैसी होती है ना, इनकी रस्सी मैं खींच दूं। भाई आप कौन है रस्सी खींचने वाले? वो उन्होंने ये बातें की, उन्होंने कहा जी अच्छा। खैर। तो ये जिस किस्म के पैनिक में डिसीजन करते हैं या फैसले करते हैं, वो शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है या उनके करीबी लोग जो समझ गए, या मरियम वगैरह जो है, उन्होंने कहा यार इनको जरा थोड़ा मक्खन शक्कर लगाओ, कुछ इनको कुछ और करो, ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, इनको जरा ठंडा करो। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे तो नजर आता है कि ये जो रॉकेट फोर्स है, उन्होंने कहा जी हम आपको ले जी, आप इतने $1 बिलियन की आपको एक और एक मौका देते हैं, आप जरा इसमें पैसे कैसे कमाएं जब तक आप रिटायर नहीं होते। और इसके अलावा कोई फायदा नहीं है उसका, ना कोई सेंस है, ना कोई स्ट्रेटेजिक जरूरत है, पता नहीं क्या है पर। और सर आसिम मुनीर साहब ने तो अब तक जितनी उन्होंने स्पीचेस किए हैं, अपनी पहली स्पीच से लेकर अब तक उन्होंने अपना माइंड बता दिया है कि वो क्या सोचते हैं, क्या इरादे हैं उनके, और वो इन सियासतदानों को कुछ नहीं समझते। उन्होंने बाकायदा कहा है कि पॉलिटिक्स इज अ सीरियस इशू एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट ओनली ऑन पॉलिटिशियंस। हमें भी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जर्नैलों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, और पॉलिटिक्स हमें भी करनी है, और उन्होंने की भी। अब जब वो लंच कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो यहाँ के एम्बेसडर को भी साथ बिठाना मुनासिब नहीं समझा, किसी एक मिनिस्टर को भी साथ नहीं लेके आए। वो सारी पॉलिटिक्स, सारे खारजा ताल्लुकात, सारी मिनरल्स एंड क्रिप्टो, सारा कि हमने इसराइल के साथ मामले में आपके साथ क्या तावन करना है, नहीं करना, इब्राहिम अकॉर्ड में हमने तावन करना है, नहीं करना अमेरिका के साथ, हमने वहां अड्डे देने हैं, नहीं देने, हम सेंट्रल कमांड में हैं तो और कितने हमने मजीद आपके हमने खिदमत गुजार बनना है, सारे मामला खुद ही तो तय कर रहे हैं। उन्होंने तो अपना बता दिया कि मैं हूं और कोई नहीं है। इसके बावजूद अगर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मरियम वगैरह को समझ नहीं आ रही बात, तो फिर उनकी मर्जी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये उन्होंने तो अपनी जाके कमिटमेंट्स कर लिए, अब उनको पता नहीं है कि जी अगर वाकई ये एक लीगल रिक्वायरमेंट आ गई है कि जी इनको दोबारा पॉलिटिशियन ने ही साइन करना है, तो फिर ये तो एक इनके लिए मुसीबत है ना। इसीलिए वो फ्लोट किया गया कि जी अब मोहसिन नकवी बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, तो वो साइन कर देंगे, जो कोई और बन जाएगा, जो भी बनेगा। ये फंस गए बुरी तरह। और ये दुनिया भर में अब आप देखें, ये जो इन्होंने कह दिया ना अमेरिका में कि जी हम आधा दुनिया उड़ा देंगे, 1, 2, 3 बयान तो आ चुके हैं और डिस्कशन भी हो रहा है। और अभी यहाँ के मैं अमेरिका में सुन रहा हूँ कि जी कई थिंक टैंक्स जो है, कई जो न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर जो लॉबीज हैं, जो वो
बैठ के अब इसमें मीटिंग्स कर रहे हैं और इसमें लाएंगे कि जी ये किस किस्म का बयान इन्होंने दिया है, इसको कहा जाए कि जी ये आप वापस लें या आप इसको सॉरी कहें या इसको हटाओ। मतलब ये कोई नहीं हो सकता कि जी एक मिलिट्री का फील्ड मार्शल दुनिया भर को थ्रेट कर देगा, मैं आधी दुनिया उड़ा दूंगा और फिर मुझे कोई आप बात ना करे, छेड़े ना और मुझसे कोई सवाल ही ना करे। तो ये इन्होंने अपने आप को फंसा लिया। इसी की वजह से मेरा ख्याल है बेल्जियम में जो इन्होंने स्पीच की है वहां पे इन्होंने दुनिया भर को उड़ाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा हम दिल्ली को उड़ा दें। वहां पर थोड़ा सा नीचे आ गए। अब बताते हैं सर, करते रहेंगे। थोड़ा सा वो अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने कर लिया कि यार बहुत ज्यादा हो गया, कोई बॉम्बिंग ज्यादा ही हो गई है, इसको थोड़ा कम करो। लेकिन सर आज आपने न्यूयॉर्क टाइम में देखा होगा एक आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने दुनिया भर से एनालिस्ट से राब्ता किया है और उसके बाद उन्होंने वो आर्टिकल ड्राफ्ट किया है और उसकी हेडिंग है पाकिस्तान इज इन ट्रम्प्स गुड्स ग्रेसेस बट हाउ लॉन्ग। लेकिन कब तक रहेगा। और उन्होंने एग्जांपल इलान मस्क की और मोदी की दी है कि ये भी ट्रंप के बहुत करीब थे, लेकिन जब उन्हें झटका देने पे आया ट्रंप तो कैसे झटका उसने दिया। और उन्होंने कहा कि तीसरा शिकार आसिम मुनीर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हार्ट हेडेडनेस की मुकाबला है तो दूसरी तरफ भी हार्ट हेडेड बंदा है ट्रंप भी। तो आसिम मुनीर साहब का मुकाबला ट्रंप के साथ है, देखें कब तक उनके साथ सर्वाइव करते। नहीं सर, वहां से अगर वो जरा सी आंखें यूं घूरेंगे तो ये तो बाथरूम भागेंगे कि पता नहीं क्या हो गया भाई। ये इस तरह की इनकी हिम्मत नहीं है कि जी वहां से कोई जवाब है। ये उनको खुश करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं जी हम आपको मिनरल दे देंगे, बिलियंस के मिनरल दें, आप तेल ले लें। जब ये कहते हैं ना, बेल्जियम में मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि जी 2 बिलियन हमें रेकोडेक्स से हर साल डॉलर मिलेंगे। ठीक। अब ये एक इंतहाई ना जिसे कहते हैं ना ऐसे बंदे का स्टेटमेंट मैं समझ सकता हूं, आर्मी चीफ है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि रेकोडेक्स में है क्या, क्या हो रहा है, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कह रहा है 2 बिलियन डॉलर हमें मिलेंगे, बस उन्होंने बयान दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है। मैं तो 15 साल से रेकोडेक्स पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास भरे हुए हैं यहाँ पे। वहां पे 2 बिलियन क्या, आपको पता नहीं कितने बिलियन खर्च करने पड़ेंगे, फिर आपको जाके कुछ शुरू होकर। ऑलरेडी आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं कनाडा को और दूसरी कंपनियों को, आप अमेरिका को क्या ऑफर कर रहे हैं। ये तो इनको इनसे पूछे कोई क्या बातें क्या कर रहे हैं। तो जो बात आती है वो मैं कह देते हैं, वो पूछने वाला तो कोई है नहीं, ना कोई मीडिया पूछेगा, ना कोई आपका कोई पार्लियामेंट पूछेगी, ना अदालत पूछेगी। तो फिर ठीक है, जो मर्जी है कह दो, लोगों को बेवकूफ बनाना है बनाए जाओ। 2 बिलियन कहां से आएंगे, वो जब आएंगे वो 500 बिलियन का प्रोजेक्ट है सर। और अगर उसको प्रॉपरली आप इंटरनेशनल ओपन टेंडर में दें तो पता नहीं, और उससे पहले आप एनवायरनमेंट क्रिएट करें पाकिस्तान में कि जी लोग आके काम करें। वहां कोई कंपनी आके काम करने को तैयार ही नहीं है बलूचिस्तान में। कौन जाके बलूचिस्तान में वहां पे जमीन खोदेगा कि जी ये पीछे जो आपको ग्रेनेड आ रहे हैं और टेररिस्ट आ रहे हैं और आप जाके सोना निकाल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो ये इनको समझ ही नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो मर्जी आता है कह देते हैं, ताकत बैठे हवा में उड़ रहे हैं, चले ठीक है। दूसरा सर केपीके में इन्होंने बाजोड़ में शुरू कर दिया अपने तौर पर, यकतरफा तौर पर, ना अवाम से पूछा, ना पार्लियामेंट से पूछा, ना सेनेट से, ना केपीके गवर्नमेंट भी कह रही है हमसे पूछे बगैर इन्होंने वहां ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वो जिरगे कर रहे थे, इन्होंने वहां फौजी बिठा दिए और स्टेडियम में टेंट लगा दिए, लोगों को वहां इकट्ठा कर दिया। हम नजर ये आ रहा था कि ऑपरेशन करेंगे तो दहशतगर्दों की हमें जगह जगह लाशें नजर आएंगी कि उन्हें मारेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे उनके खिलाफ। अभी तक तो वहां से लाशें आ रही हैं बच्चों की, मासूम बच्चों की, औरतों की, जिन्हें मार्टर गोरे लग रहे हैं, जो निशाना बन रहे हैं, ड्रोन से उन्हें अटैक हो रहा है। तो एक ऑपरेशन असल में था किनके खिलाफ, अवाम के खिलाफ था या उन दहशतगर्दों के खिलाफ था? देखिए इस सिचुएशन पे मेरा ख्याल है कि जी ये तो एक अलग आपने बात की कि किसके खिलाफ था। खिलाफ तो वो जिसके खिलाफ डिक्लेयर करते वो जाके उन्होंने करना वही है जो वो करते हैं। फौजी जो करते हैं वही, फौजियों को एक ही काम आता है, मारो दाड़ो, गोला मारो, ये करो मारो, और कोई रास्ता नहीं उनका। इस इश्यू पे मेरा ख्याल है पीटीआई को और इमरान खान को और गंडापुर साहब को और उनकी लीडरशिप को जरा क्लियर हो के एक बयान देना चाहिए कि जी हम किधर खड़े हैं और हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। ये जो कंफ्यूजन गंडापुर साहब ने मचाई है ना, कि जो कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे और उधर वो कहते हैं कि जी फौज को ऑपरेशन की जरूरत है, ये क्लियर होना चाहिए फौरी तौर पे, ताकि लोगों को पता चले कि जी हमारी
फौज किधर खड़ी है, हमारी पार्टी किधर खड़ी है, इमरान खान कहाँ खड़ा है, ये लीडरशिप कहाँ खड़ी है, ये चीज जब तक क्लियर इनको आप समझाएं जरा, और ये बात करें कि जी ये गंडापुर साहब, ये जो ऑपरेशन की बात है ना, ये पूरी पीटीआई की सपोर्ट इसलिए है कि जी इमरान खान ऑपरेशन के खिलाफ है और उन्होंने हमेशा लोगों की सपोर्ट की है। अभी अगर गंडापुर की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत जाके उनको इजाजत दे दी कि मारो, तो ये सपोर्ट आपकी, ये पूरा प्रोविंस आपके हाथ से निकल जाएगा। किधर जा रहे हैं आप? बिल्कुल, इसको क्लियर करने की जरूरत है, और ये मेरा ख्याल है ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है। वो तो जो कर रहे हैं करेंगे, आप उनको कहें गोली चलाओ तो वो तोप चला देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछ रहा है उनको। सर आपकी बात ये ठीक है, क्योंकि आज असेंबली में जब असद कैसर ने ये बात की कि बॉर्डर कौन कंट्रोल कर रहा है, टेररिस्ट अफगानिस्तान से आते हैं और वापस चले जाते हैं आजादी से, उनकी वहां निगरानी उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, इसका जवाब दें। इसका जवाब आर्मी को देना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर तो आर्मी के पास ही है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं पूछा गया। अमीर मकाम, इंजीनियर अमीर मकाम, जो फेडरल मिनिस्टर भी हैं और केपीके में नून लीग के सरबराह भी हैं, उन्होंने वहां ही खड़े होकर कहा कि अली अमीन गंडापुर सामने आके कह दे कि हाँ मेरी राय इसमें शामिल नहीं है, तो फिर हम मान जाएंगे। उन्होंने आप वाली बात की कि अली अमीन गंडापुर क्लियर करे। इस तरह के लोग जो है अली अमीन गंडापुर टाइप के कॉम्प्रोमाइज जो है दोनों तरफ वो खेल रहे हैं, इनको हटाना चाहिए, एक क्लियर लाइन होनी चाहिए। और हुकूमत जाती है तो जाए, हुकूमत नहीं है तो क्या कर दिया है इन्होंने, हुकूमत होगी तो क्या कर रहे हैं, किन लोगों को? भाई इमरान खान को तो कोई हुकूमत की वजह से फायदा नहीं हुआ, फिर बाकी लोगों को अगर फायदा होगा कि जी पकड़े नहीं जाएंगे या भागेंगे नहीं, ये जाए भाड़ में जाए यार। पार्टी इमरान खान की है या पार्टी लल्लू पंजू जो बीच में बैठे उनकी है? आज सर इस्लामाबाद में वहां जश्न आजादी मनाया जा रहा था, और उसी दिन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट से एक कानून पास किया गया कि फोर्सेस किसी भी बंदे को 90 दिन तक बगैर बताए, बगैर किसी जज के सामने पेश किए अपनी हिरासत में रख सकेंगे। ये आजादी उसी दिन सलब इन्होंने की जिस दिन हम आजादी का जश्न मनाने का हमें धोखा दिया जा रहा था। और उस मौके पे आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट बड़ी ज्यादती कर रही है। अब जिस तरह हम गंडापुर के दोगलेपन पे हम शिकायत कर रहे हैं, मौलाना साहब का दोगलापन देखें कि जब जरूरत होती है 26वीं तरमीम कर लेते हैं। जो बिकाऊ माल और जो हर वक्त जो अपने आप को बेचने के लिए तैयार होते हैं ना, उनकी बात ही ना किया करें। वो हर चीज पे, हर वक्त, हर इश्यू पे अपने आप को बेच देंगे, पैसे उनको तू रकम बढ़ा, फिर मेरा मूड बने। मुझे ना इस तरह के लोग हैं, मैंने नोट किया, मेरा मूड चलो बात नोट दिखा। थैंक यू।